हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर बना हुआ है आपके जेई मेंस 2027 के लिए। मींस जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे ज़रूर बने रहिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11-12 का पीसीएम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, जो आपके बोर्ड्स और मेंस के लिए बना हुआ है। तो जिन्हें नहीं पता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 7, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। कल से मीन्स मंडे से आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स मोशन इन 1D आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी भागेगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत जल्दी होएगा। जिनको लग रहा है ना सिलेबस लेट हो चुका है, कोई बात नहीं बच्चे, आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा और ऐसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा कहीं आपने नहीं किया होगा, ठीक है। चलो भाई, लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर आप देख चुके हो तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने है एक क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2018 का है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करो और ट्राई करो इसको। भैया वीडियो को पोज करो और ट्राई करो। दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू ए आई कैप एंड बी ए कोस ओमेगा टी आई कैप और साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये इसको स्मॉल टी ही कर लेना। वेयर ए इज अ कांस्टेंट एंड ओमेगा इज पाई/6 रेडियन पर सेकेंड। इफ ए, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए वेक्टर गिवन है ए आई कैप और बी वेक्टर गिवन है ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है जी। और हमें दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा है पाई/6, एंड एक रिलेशन दिया हुआ है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, एट टाइम टी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। टी की हमें वैल्यू बतानी है, मतलब हमें टाइम बताना है यहाँ पे कितना होता है। क्लियर है? ठीक है जी। चलो अब कैसे करें? ठीक है, अब हमें इसको कैसे अप्रोच करना है, देखो। अब टी मेरा है कहाँ पे, ठीक है। टी मेरा एक एंगल का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंगल का पार्ट है ना। और हमें पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल पता करना है तो वो कैसे पता किया जाता है भाई? देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो वहाँ से हम ये चीज़ जानते हैं। तो अगर मैं इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूँ, यहाँ पे आई कैप वाली टर्म है तो सिर्फ हमारी आई कैप वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए कोस ओमेगा टी, दैट इज ए स्क्वेयर कोस ओमेगा टी। ए का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड अगर आप इनका स्क्वेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आएगा? ए ही आएगा। यहाँ से भी क्या आएगा बेटा? ए ही आएगा। तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हुआ, कोस ओमेगा टी। तो भैया कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हमें क्या पता है? ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ पे हमें थीटा भी नहीं पता। अगर हमें किसी तरह से थीटा पता चल जाए तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके, ठीक है, इस रिलेशन का यूज़ करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा पता है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? ठीक है, तो देखो हमें ये रिलेशन गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है, इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? तो क्या है ये? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी क्या होता है भाई? ए प्लस बी कैसे लिखा जाता है? यस, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab
कोस थीटा, और ऐसे ही ये √3 टाइम्स ये क्या लिखा जाएगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। भैया दो वेक्टर को ऐड करके इनका रिजल्टेंट ऐसे ही लिखा जाता है, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट ऐसे ही लिखा जाता है। स्क्वेयरिंग करें तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, और इधर 3 × a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड भी भैया a² आएगा। चलो इसको पहले और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लो, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6/8ab कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ a² प्लस ट्वाइस ऑफ b²। तो यहाँ पे 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। कैलकुलेशन देख लेना कैसे ठीक भी चल रही है या नहीं चल रही। तो वैल्यू पुट करें, 4 इन दोनों को करेंगे, ये a² बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a², ट्वाइस ऑफ a², a² से a² कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू आई 1/2, और कोस थीटा की वैल्यू आई 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय, कोस थीटा 1/2 कितने पे होता है, जल्दी, वेरी गुड, पाई/3 पे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्या था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू ω t, थीटा की वैल्यू पाई/3, ओमेगा की वैल्यू पाई/6 इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी, 2 सेकेंड। टी की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई, 2 सेकेंड। ठीक है, तो एडवांस का क्वेश्चन था। बीच बीच में ऐसे वेक्टर्स के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप भी कर सकते हो। देखो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है और आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है बेटा कोशिश करा करो वीडियो को पॉज करके उसको सोल्व करो, ठीक, अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा। और ये लास्ट क्लास है वेक्टर की, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद तो मोशन मतलब काइनेमेटिक्स असली फिजिक्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पे धीरे धीरे मेरे साथ साथ आपने थॉट प्रोसेस बनानी है। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दूसरा पार्ट क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इस प्रोडक्ट को ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करोगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है, लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से काम चला लिया था हमने। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा, और इसकी एक क्या निकलेगी, डायरेक्शन। इसकी एक क्या निकलेगी, डायरेक्शन निकलेगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, सिंपल सी बात। अब ये राइट हैंड रूल देखो भैया,
आपने अगर ये रूल सीख लिया ना, राइट हैंड रूल, तो पूरी आपकी 11th और पूरी आपकी 12th बहुत आसान हो जाएगी। और एक ही बार सीखना है, ठीक है। 12th में भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपके सारे के सारे राइट हैंड रूल से हो जाएंगे। अब तो पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? देखो, अगर हम कर रहे हैं बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ऐसे, देखो जो ए वेक्टर है, जो पहले वाला वेक्टर है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में, उस वेक्टर पे जिस साइड भी वो वेक्टर लग रहा है, उस वेक्टर पे आपको आपके हाथ का राइट हैंड का ये वाला हिस्सा रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे रखा जाएगा आपके हाथ का, फिंगर्स ऐसे होंगी, ठीक, ए वेक्टर पे। और फिर इस पे रख के बी वेक्टर की तरफ आपको क्या करनी है? फिंगर्स कर्ल करनी है, ठीक है। समझ आया? तो थंब आपका क्या देगा? डायरेक्शन दे देगा। थंब आपका क्या देगा? डायरेक्शन देगा आपके वेक्टर की जो रिजल्टेंट होगा, ठीक। पुट योर राइट हैंड, पुट योर राइट हैंड ऑन वेक्टर ए such that fingers points in the direction of, in the direction of a vector। जिस साइड ए वेक्टर है उसी साइड आपकी क्या होनी चाहिए? फिंगर्स जानी चाहिए, ठीक है। नाउ कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड वेक्टर बी, बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या कर लो? कर्ल कर लो। डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब gives you डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालना कैसे निकालनी है? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड थंब रूल। तो थंब आपको क्या देगा? डायरेक्शन देगा, ठीक है। जैसे इस केस में ए पे फिंगर रखो, ठीक है, ए पे पाम रखो, फिंगर आपकी इधर जाएंगी, ठीक है। रख के देखो, इसको बेंड करोगे इधर, तो हमने कहाँ पॉइंट किया? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ऊपर की तरफ आपकी किसकी डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। क्लियर? जैसे अगर ए वेक्टर मेरा ऐसे है, ठीक है, और बी वेक्टर मेरा ऐसे है, तो ए वेक्टर पे, और मुझे चेक करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर मैं करूँगा, ए पे मुझे फिंगर्स ऐसे रखी, कर्ल ऐसे करूँगा, तो मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, और वही मेरी किसकी डायरेक्शन होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। वही मेरी किसकी डायरेक्शन होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अगर इसी में मैं ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अगर निकालता, ठीक है, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए निकालता, तो मतलब पहले मेरी फिंगर्स ऐसे, फिर उनको इधर कर्ल करता, ठीक है, फिर उनको इधर कर्ल करता, तो मेरी थंब की डायरेक्शन कहाँ आती? नीचे की तरफ आती। नीचे की तरफ आती, तो ये क्या होता हमारा? बी क्रॉस ए। ये क्या होता? बी क्रॉस ए। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मेरा बराबर नहीं है।
ठीक है, जैसे वहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए बड़े आराम से लिख सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन इज डिफरेंट भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर आएगी, वेक्टर आएगी तो भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती हैं। क्लियर? लेकिन मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर है? अब यहां से एक चीज और सीखो, निकालते कैसे हैं वो तो हम सीख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है ये, इसको आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो कि ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, ये ए बी का प्लेन था। ठीक है, ये क्या है? ए बी प्लेन है। ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपका? ए क्रॉस बी आ रहा है। ठीक है, ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट होता है वो हमेशा जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये इसके भी, इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लियर? ए क्रॉस बी का जो ये रिजल्ट आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, सेम काम इसके लिए, चाहे आप बी क्रॉस ए के करो या ए क्रॉस बी को करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट होता है, मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्ट में क्वांटिटी आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है उन दोनों वेक्टर से भी और उनके प्लेन से भी, और उनके प्लेन से भी। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्चुअल चीजें आपने देख ली, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपने देख ली। अभी हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकालना सीखा, हमने सीधा डायरेक्शन पे बात की है। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सीधा सीधा किस पे बात की? डायरेक्शन पे बात की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी करना है तो भैया ए पे हाथ रखो, ठीक है, और बी की तरफ अपनी फिंगर्स क्या कर लो? कर्ल कर लो। हाथ आपका राइट हैंड ही रहना चाहिए। थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी ए वेक्टर से भी, बी वेक्टर से भी, और इन दोनों के प्लेन से भी। क्लियर है जी? चलो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अगर बाय डेफिनेशन देखें, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम enclosed by टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, वो जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, मतलब ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन्होंने जो पैरेललोग्राम बनाया, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, ठीक है, वही आपका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वही आपका क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका एरिया कैसे निकालें? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है, ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। मतलब ये मैग्नीट्यूड आपको पता है ऐसे जाएगा कि ये, क्लियर, ये इस हिसाब से ड्रॉप करेंगे। चलो,
कुछ नहीं ड्रॉप करना, मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताता हूँ, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? चीज़ें आसान तरीके से करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भैया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होगा उसके एरिया का क्या होता है? डबल होता है। अब यहाँ पे ए और बी वेक्टर से, ठीक, जो अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं, ये एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये ए, ठीक है, ये बी वेक्टर था। तो इसमें क्या पुट करें? हाफ ऑफ ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा। तो टू से टू कैंसल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आया? ठीक है, ये रिलेशन आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया भैया? ए बी साइन थीटा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया? तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है, वो बीच में एक फ़ोन आ गया था तो, हाँ कहाँ पे थे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आया? ए बी साइन थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है? ठीक है जी। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को आप साथ साथ पैरेलली करते चलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम कर रहे थे तो आया था हमारा ए बी कोस थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा यूज होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा यूज होता है। ठीक है, और वहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो अगर हम अब फाइनली बात करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का साइन, ठीक, इनटू एन कैप। अब ये जो चीज है ये हमें क्या देगी? मैग्नीट्यूड। और ये हमें क्या बताएगी? डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें क्या बताएगी? डायरेक्शन बताएगी। और इसके बारे में आप क्या चीज जानते हो? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। क्लियर? या फिर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, या फिर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, निकालेंगे कैसे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड थंब रूल से इसको हम निकालेंगे। क्लियर होगी चीज? क्लियर होगी? अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भाई, अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब आई जे के कैप की फॉर्म में अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, मान लो ए वेक्टर हमें क्या दिया है? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। बी वेक्टर हमें दिया है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ओके जी। अब हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप मल्टीप्लाइड बाय बी वन आई कैप, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन जरूर डालना, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ओके, चलो जी लिखना स्टार्ट करें फिर से वही कहानी पूरी की पूरी। तो
A1 B1 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस A1 B2 आई क्रॉस जे प्लस A1 B3 आई क्रॉस के प्लस A2 B1 जे क्रॉस आई प्लस A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस A2 B3 जे क्रॉस के कैप प्लस A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप। चलो जी ये लिख लिया। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था आई क्रॉस आई, वहाँ पे डॉट था, यहाँ पे क्रॉस है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब होते हैं बेटा ज़ीरो। यहाँ पे सिमिलर की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्यों सर? देखो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल पता है तो हम उसका ए बी साइन थीटा से निकालेंगे। इन दोनों के बीच में मुझे एंगल पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन ऑफ एंगल 0। आई क्रॉस आई में एंगल कितना है? 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे ही जे जे में एंगल कितना है? 0 है, तो साइन 0 0। सिमिलरली के में, तो यहाँ पे इस रीज़न से हमारा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। और अगर आप आई क्रॉस जे करते हो, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, अब आई क्रॉस जे जैसे ही मैं करूँगा बेटा, आई कैप 1 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये आ गया 1। अब ये क्या आया बेटा? इसका मैग्नीट्यूड आया, इनटू डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल से। यहाँ पे अपना थंब रखा और यहाँ पे कर्ल करोगे, मतलब यहाँ पे फिंगर्स रख के इधर कर्ल करोगे तो आपकी डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ आ रही होगी। बाहर की तरफ मतलब यहाँ पे आ रहा है के कैप की फॉर्म में। डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी? के कैप। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा? के कैप। इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा? के कैप। अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो अंदर की तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा, वो माइनस के कैप हो जाएगी। तो इसका मैं आपको छोटा सा रूल बताता हूँ कि कैसे होता है। देखो यार, अभी हमने पढ़ा कि आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कैसा होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है? के कैप होती है। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा ना, सर के कैप ही क्यों हुआ? बाहर थंब आने से के कैप ही क्यों हो गया? बेटा बाय डेफिनेशन, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ये हमारा क्या होता है कि इनका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जो होगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है भैया? एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड होगा ना। तो जेड में कौन सी डायरेक्शन है हमारी? के कैप। जेड में कौन सी डायरेक्शन है हमारी? के कैप। ठीक है, इसीलिए ये क्या आया? के कैप। अब समझो, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको के, जे क्रॉस के करोगे रिजल्ट मिल जाएगा आई, के क्रॉस आई करोगे रिजल्ट मिल जाएगा जे। अब सर अगर मैं उल्टा करूं, आई क्रॉस के करोगे, आई और के को करोगे, ठीक है, मतलब दो को करोगे तो तीसरा आपका क्या आएगा? आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे, ये सर्कल बना लेना, ठीक है, क्लॉकवाइज चलोगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है जी, मतलब आई और जे, आई क्रॉस जे करोगे, कैसे चल रहे हैं हम? क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आंसर क्या आएगा? के कैप आएगा, लेकिन कैसा? पॉजिटिव। अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस के कैप। ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यू डालनी स्टार्ट करें उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिमिलर वाली तो टर्म्स क्या हो गई? जीरो हो गई। ये वाली टर्म भी, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो गई? जीरो हो गई।
इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूँ, तब जाके हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान होगा। चलो जी, ये वाली टर्म्स हमारी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब जो बचा वो क्या बचा भाई, है ना, बचने वाली चीज़ इंटरेस्टिंग है। और जो बची है वो बहुत खतरनाक सी भी चीज़ बच गई, ए क्रॉस बी। क्या बचा, A1 A2 A1 B2 आई क्रॉस जे करेंगे प्लस के कैप, ठीक है, प्लस A1 B3 आई क्रॉस के करेंगे, आई के तो माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस A2 B1 जे आई, ठीक है, जे क्रॉस आई करेंगे, अरे एक मिनट, आई क्रॉस के करेंगे, ठीक है, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप, प्लस A2 B3 जे क्रॉस के आई कैप, प्लस A3 B1 के क्रॉस आई जे कैप, प्लस A3 B2 के क्रॉस जे माइनस आई कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट बचा। अब क्या ये रिजल्ट आपको याद करना है कायदे से, तो देखो बनता है याद करना। अब आप ज़्यादा क्या कर सकते हो, के वाली टर्म्स, आई वाली टर्म्स में सिमिलर कर सकते हो, है ना, जैसे आई कैप और ये आई कैप। तो अगर हम लिखें इसको A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप, ओके, प्लस जे कैप वाली टर्म अगर लिखें A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप, प्लस के कैप वाली टर्म्स लिखें A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्या बन गया, के कैप। तो ये आपका रिजल्ट आया क्रॉस प्रोडक्ट का। अब कुछ बच्चों को ये हो रही होगी सर डॉट प्रोडक्ट ही आसान है ना, उसी से कर लेंगे क्वेश्चन। लेकिन बेटा ज़्यादातर टर्म्स आपकी वेक्टर्स हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब इस चीज़ को कैसे आसान करें, ठीक है, इस चीज़ को आसान करा हमारे मैथ वाले भाई ने, ठीक है। हम गए मैथ्स से मदद मांगने। तो देखो मैथ्स में क्लास 12th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। जैसे ए वेक्टर अगर हमारा है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और बी वेक्टर हमारा है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ओके। तो अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ना रिजल्ट सेम सेम सा आता है। जो हमारा यहाँ पे इतना बड़ा सोल्व करके आया ना, उस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अब डिटर्मिनेंट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करके लिखते हैं। क्लियर है जी, मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए। चलो अब देखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे के आगे आपको क्या लगाना है, माइनस साइन। जे के आगे आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अब पहले वेक्टर हमारा कौन सा लिखा हुआ है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने इसके कोफिशिएंट्स हैं वो लिखो। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट कौन है, A1, तो इसके नीचे लिखा A1, जे का A2 और के का A3। सिमिलरली B1 B2 और B3, ओके, ठीक है भाई, इतना मामला क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, यहाँ तक हमने सीखा लिखना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको सीख रहे हैं सोल्व करना। सॉरी, देखो पहले सबसे पहले आई कैप, यहाँ पे लिखो आई कैप ब्रैकेट में। अब आपको ये चीज़ कैसे लिखनी है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, आई कैप वाली लाइन छोड़ दो, जैसे ये
और ये आई कैप आपने लिखना है ना, आई कैप का प्रोडक्ट, तो इनको छोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जैसे ऊपर से नीचे A2B3, और फिर ये B2A3, और इनके बीच में माइनस का साइन, मतलब दिस माइनस दिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो मैं दोबारा बताता हूं, इसमें से अब जो जिसको भी आप लिख रहे हो, आई कैप हमें लिखना है, तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम क्रॉस कर दो, उसको हमें छेड़ना नहीं है। वो क्रॉस करने के बाद जो भी बचा हमारे पास, ये चार कंपोनेंट बचे, चार कोफिशिएंट्स बचे, इन दोनों को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, दो दो को मल्टीप्लाई करना है। A2B3 करेंगे, ठीक है, A2B3 माइनस B2A3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे मर्जी करना है, जैसे मर्जी आपको बोलना, जैसे मर्जी है, लेकिन टॉप डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस कर दो, जैसे मर्जी इसको याद रखो। अभी तो एक ही लिखा है, अब जब और लिखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, जे कैप, तो माइनस का है, माइनस का जे कैप लिखा। अब जैसे ही मैं माइनस का जे कैप लिखूंगा तो जे कैप वाला कॉलम मैंने हटा दिया और जे कैप वाली रो मैंने हटा दी। मेरे पास क्या बचा, A1 A3 B1 B3, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो A1 को B3 के साथ मल्टीप्लाई करा, A1 को B3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस B1 A3 क्लियर। तो A1 B3 माइनस A3 B1 लिखना है, जैसे मर्जी लिखो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन आना चाहिए। ओके, अब लास्ट वाली के कैप पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव ही है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो फिर से इतनी बड़ी फॉर्म बन गई, अरे भैया यहाँ पे नंबर बनेंगे, है ना, नंबर को सोल्व करके जस्ट छोटा छोटा आपका आंसर आ जाएगा और जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, जल्दी ही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। के कैप लिखा, के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम हटाओ, ये हटाया और ये हटाया, A1 A2 B1 B2 बचा, A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B1 A2, ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1, जैसे भी आपको लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, दो क्वेश्चन सोल्व करोगे खत्म हो जाएगा। अभी करने हैं या नहीं, ठीक है, अभी मैं नहीं करा रहा। यहाँ पे आपका ना क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है, यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है। अब किसी बच्चे को लग रहा है सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, इसमें जल्दी कराने का कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। क्लियर? अब मेरे को थोड़ी थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन बतानी है, और एप्लीकेशन में ही मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ और डिटर्मिनेंट से सोल्व कराता हूँ, क्योंकि अभी भी बच्चों को कुछ लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा बना। यार A1 A2 B1 B2 की जगह यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, नंबर्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे मेरे बच्चे, नंबर्स होंगे, और उन नंबर को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, ठीक है जी। चलो, अब देखो, आपने आपने क्या पढ़ा, अब मैं इसको एक मेन एप्लीकेशन इसकी बताता हूँ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और साथ साथ मैं इसके बताऊँगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, आपको मैं लेक्चर दूंगा मोशन इन 1D का, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो वहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस करते चलेंगे, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आज जेई एडवांस का क्वेश्चन कराया है, ये आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन कराया है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ हुआ था, लास्ट क्लास में किया था, वैसे ही मैं आपको सेशन भी दूंगा, बट मेरा इच्छा क्या है कि मैं आपको कल से, मंडे है, और नया चैप्टर स्टार्ट कराऊँ, ठीक है, मेरे मन की इच्छा ये है। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि सर ने ना इस पे क्वेश्चन नहीं कराए, सर इस पे क्वेश्चन कराएंगे, वेक्टर पे मैं आपको पूरे क्वेश्चन दूंगा। क्लियर? तो कुछ भी दिल में मलाल मत रखना कि यहाँ से तो जल्दबाजी में सिलेबस ऐसे करा जा रहा है, पीछे रह गए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप जितने मर्जी चैनल उठा के पढ़ लेना, ठीक है, आपने स्कूल में भी पढ़ लिया होगा, यहाँ से जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, फिर देखना। चलो जी, एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, उनको चेक करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। वैसे ही दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं, उनको चेक करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, चलो, एप्लीकेशन क्या है, टू चेक वेदर
टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, कि दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं या नहीं हैं उनको चेक करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अब दो वेक्टर यार पैरेलल होंगे, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनका ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में तो साइन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, ज़ीरो। मीन्स अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की, पैरेलल की लिखो या एंटी पैरेलल की लिखो, ठीक है, और ऐसे लिखते हैं इसको, और अच्छे से पैरेलल और एंटी पैरेलल। भैया एंटी पैरेलल हुआ तब भी तो एंगल जीरो ही होगा ना यार। अगर बी वेक्टर ऐसे होता, अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालता ए क्रॉस बी, तब भी तो एंगल जीरो ही होता। ठीक है, तो दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, उसका पता हमें कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई, इस कंडीशन से चल जाएगा। अब अगर सर हमें तो एंगल नहीं पता हो, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो, है ना, आपने तो सिखाया है, तो ए वेक्टर अगर ऐसे है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वन वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, ठीक है, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। अब यहाँ पे आप इतनी मस्त चीज़ देखने वाले हो ना, ठीक है, इतनी मस्त चीज़ देखने वाले हो, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो क्या होती है भैया, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, दोनों की रेशो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, सबकी रेशो क्या आ गई, सेम होगी, तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अरे सर यही तो ले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का, क्लास 10th में यही तो पढ़ा था हमने, कि दो इक्वेशन अगर आपको दे दी, उनका ग्राफ पैरेलल होगा या नहीं होगा, तो ऐसे ही तो चेक करते थे, है ना। तो भैया ऐसे ही तो चेक किया जाता था, किया जाता था या नहीं, तो बस यही तो है ठीक है, इसीलिए कहा था बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो भाई अगर हमारा पैरेलल चेक करना है तो आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको परपेंडिकुलर चेक करना है तो आप क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे मेन एप्लीकेशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चंस में यही यूज़ होती है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ख़त्म होता है। मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा आपका आपसे वादा है, लेकिन कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, चलो भाई मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर डेवलप होगा, यहाँ पे मैं आपको जेई मेंस मतलब सोल्व करा के ही हटूँगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आपसे बेटा, थैंक यू सो मच।